हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स के बारे में, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में। यहाँ हम कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो दोनों ही तरह के मिरर्स में, या ये हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के मिरर्स में हमें स्टडी करनी होती है। ये जो सारी टर्म्स हैं ये इमेजिनरी पॉइंट्स माने गए हैं या इमेजिनरी लाइंस मानी गई हैं किसी भी मिरर की स्टडी को करने के लिए, मिरर की स्टडी को इजी बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ पोल। सो पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसका जो ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट होता है, ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसको पोल कहा जाता है और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप कोई भी मिरर से रिलेटेड कोई भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पर आप मिरर से रिलेटेड जब आप मिरर ड्रॉ करेंगे तो वहां पर एक पोल आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। हमने पढ़ा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़े स्फेयर का, ये डॉटेड लाइंस में आप देख रहे हैं, बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। और अगर हम स्फेयर की बात करें तो उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। दैट स्फेयर हैज अ सेंटर। और ये जो पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है किसी स्फेयर का, उस स्फेयर का जिससे आपका मिरर, स्फेरिकल मिरर बना है, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि आपके मिरर का सेंटर उसी पॉइंट को कहा जाएगा जो उस पूरे स्फेयर का सेंटर होगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, याद रखना आसान है। अब ये दो केसेस के लिए, दोनों तरह के मिरर्स के लिए इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। पोल की पोजीशन तो दोनों ही केसेस में सेम होगी, दोनों ही तरह के मिरर्स का सेंटर पॉइंट पोल होगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग जगह पर होंगी। क्यों? ये वैसे हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर ही लाई करेगा। ऑब्वियसली ये सेंटर है उस स्फेयर का, तो ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर तो कहीं भी नहीं लाई करने वाला है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं पीछे, दीज आर पॉलिश्ड लाइंस। दैट मीन्स पॉलिश की लाइंस को, या फिर कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस को दिखाने के लिए हम ये वाली इस तरह से बना देते हैं अपने मिरर में। और ये वाला जो हमारा साइड है जो बिल्कुल प्लेन है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कैसे टाइप का मिरर है? ये कनकेव मिरर है, जिसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व्ड हो। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी कनकेव मिरर का उसके सामने लाई करता है। बट कन्वेक्स मिरर के केस में अगर आप इस मिरर का स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो इसका स्फेयर कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, जैसे आप ये अभी डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, और इसका सेंटर होगा मिरर के पीछे। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड इट। कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके सामने होता है और कन्वेक्स मिरर का उसके पीछे होता है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो एक बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है और उसी स्फेयर का सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर वो एक स्फेयर है तो स्फेयर की जरूर कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। सेंटर से लेकर जो हमारी बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, वहां तक जो हमारी लाइन होती है, जॉइनिंग लाइन, उसे हम रेडियस कहते हैं। So radius of the sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part is called radius of curvature. जिस पूरे स्फेयर से हमारा एक स्फेरिकल मिरर बना है उसकी जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पूरा एक स्फेयर वो माना हुआ है, और ये आपकी सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। हमारी इस फिगर में पीसी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर ये पी पॉइंट इधर आएगा, थोड़ा पास में लिखते हैं इसको, तो इसको पीसी यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नाउ प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस एक मेन लाइन जिससे हम आपकी सारी स्टडीज करेंगे। अभी जो हम
आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम्स, उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल कोई पॉइंट नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जाती है। यानी कि बिल्कुल आपके मिरर के जो सेंटर पॉइंट है उससे पास होती हुई अगर एक लाइन जाए, या वो लाइन जो आपके मिरर को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, यानी कि ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली बांट दे, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। सो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ही है। और प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी स्टडी को आसान बनाने के लिए होता है, और ये हमेशा हमारे जो मिरर होता है उसके पोल से नॉर्मल पे बना होता है। दैट मीन्स पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा एक इस तरह का मिरर है तो मैं अगर अपनी मर्जी से यहाँ कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है। नो, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा उस मिरर का नॉर्मल इसी तरह से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकल लेंथ को समझने के लिए हमें एक दूसरी टर्म को समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल फोकस को। अब हमारा जो दो मिरर्स हैं उन दोनों की शेप अलग होने की वजह से उनके ऊपर जब कोई लाइट रे आकर पड़ती है तो उस लाइट रे के साथ उसका बिहेवियर भी कुछ अलग होता है। कैसे? जब कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और किसी कनकेव मिरर पर आकर गिरती हैं, तो वो क्या होती हैं, इस तरह से कनकेव मिरर पर आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे मिल जाएंगी एक पॉइंट पर। सारी लाइट रे हमें एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। इस पॉइंट को हमने कहा प्रिंसिपल फोकस। दे आर ऑल मीटिंग एट अ पॉइंट एफ। हमने माना कि वो सभी एक पॉइंट एफ पर आकर मिल रही हैं और इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी कन्वेक्स मिरर को देखें तो कन्वेक्स मिरर में वो लाइट रे आएंगी और इसकी शेप ऐसी होने की वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने का मतलब है ये तो कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, तो क्या कभी कन्वेक्स मिरर से शेप इमेज नहीं बनेगी? इमेज बनती है, बट ये लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं होती, ये मीट होती हुई अपीयर होती हैं। तो हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ, मिरर में पीछे की तरफ डॉटेड लाइंस से बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये लाइट रेज मीट होती है पॉइंट एफ पर। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके कनकेव मिरर होते हैं उनका जो फोकल पॉइंट होता है वो मिरर के सामने ही होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट भी उनके पीछे यानी कि बिहाइंड द मिरर होता है। जिस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी तरफ फोकस। और इसी की वजह से जो कनकेव मिरर होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में ली जाती है और कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव में ली जाती है। सो ये आपकी फोकल लेंथ के बारे में। तो पहले ही अभी आपके जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता चली गया, यहाँ पर पोल है और ये फोकल प्रिंसिपल फोकस है। सो कन्वेक्स मिरर में रेज अपीयर होती हैं किसी एक पॉइंट से आती हुई, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कन्वेक्स मिरर का। So the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length। और इसी principal focus की पोल से डिस्टेंस यानी कि पोल और उस प्रिंसिपल फोकस तक के बीच का डिस्टेंस को हमने नाम दिया है फोकल लेंथ, जिसको हम यूजुअली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट छोटी सी टर्म अपर्चर। अपर्चर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को कहा जाता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जितना भी आपने ये लिया हुआ है स्फेरिकल मिरर, सपोज आपने अभी इतना ये चूज किया हुआ है तो ये आपका अपर्चर है। इसको नाम दे देते हैं जनरली एम एन नाम दे देते हैं, या एम एम डैश भी नाम दे देते हैं, एन एन डैश कुछ भी दे सकते हैं, जनरली एम एन लिखा होता है। तो यहाँ एम एन क्या है? इसका अपर्चर है। अब ये जो हम जितनी भी चीजें स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, हम मान के चलते हैं कि हम स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं छोटे अपर्चर का यानी कि स्मॉल अपर्चर का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन आता है, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन। स्फेरिकल मिरर्स जो छोटे अपर्चर्स के हों उनके लिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की
दोगुनी होती है। ये बहुत ऑब्वियस भी है। अगर मैं एक कनकेव मिरर की बात करूं और इस कनकेव मिरर में मैंने यहाँ पर एक फोकस लिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों की बात अगर यहाँ करना चाहती हूँ, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं तो मैंने देखा अभी लास्ट, अगर स्लाइड पर देखेंगे कि लास्ट वाली पेज पर ही आपका जो मैंने प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डायग्राम दिया हुआ है, उनमें दोनों में रिलेशन देखिए। ये थी मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है मेरी फोकल लेंथ। तो ये जो मेरी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी है, साइज में हाफ है। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, या इसका अपोजिट फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। सो आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाता है कि एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, और फिर आपको अपने क्वेश्चन में फोकल लेंथ का यूज करना होता है। तो आप पहले क्या करेंगे, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो आप उसको 2 से डिवाइड करके उसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कितनी निकल के आएगी, 20, या इसका ऑपोजिट भी दे रखा होता है। बट जनरली हमारे किसी फॉर्मूले में आर का यूज नहीं होता, हमारे फॉर्मूले में एफ का यूज होता है फोकल लेंथ का। इसीलिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होता है और आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है। कैसे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। सो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी रे डायग्राम्स की स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार फिर इसके बारे में बोलेंगे कि ये रे यहाँ से आती है, वहां की तरफ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या। सो आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।